गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एक जनरल केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। बाद में ये जो दी हुई जो एक्सपेरिमेंट है वो फिर समझेंगे, ठीक है। तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो उसका कुछ इक्वेशन है वो इस तरह से बनेगा। मान लो कि कोई एक ए एलिमेंट है, हम इसकी एक अल्फ़ाबेटिक के फॉर्म में इक्वेशन बना रहे हैं। तो कोई एक ए एलिमेंट है, वो एक कंपाउंड यहाँ पर हम ले रहे हैं बी सी कंपाउंड, ठीक है। इसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है, जिसके थ्रू अब जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो कुछ इस तरह से मिलेगी जब कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तब। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो ए वाला जो एलिमेंट था, जो एक अलग सा था, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये कंपाउंड जो है बी उसमें से बी एलिमेंट को क्या कर दिया, उसने रिमूव कर दिया। इट मीन्स डिस्प्लेस कर दिया। उसकी जगह पर कौन सा एलिमेंट आ गया, जो बाहर वाला एलिमेंट, इट मीन्स ए एलिमेंट था, वो वहाँ पर कंपाउंड में रिएक्ट कर गया और बी को क्या कर दिया, उसने वहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर ये नया कंपाउंड प्रोडक्ट में बनता हुआ देख सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बन गया, AC, और बी क्या हो गया, वहाँ से रिमूव हो गया। तो ये जो बी किसके थ्रू रिमूव हुआ है, तो ए एलिमेंट के थ्रू। तो अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो जो ये ए एलिमेंट है वो बी के कंपेयर कैसा है, मोर रिएक्टिव है। कैसा है वो, मोर रिएक्टिव। तो जब कोई इस तरह की रिएक्शन में जो एलिमेंट है वो कंपाउंड के एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव हो, तो वो क्या कर सकता है, उसे उसकी जगह से रिमूव कर सकता है, इट मीन्स डिस्प्लेस कर सकता है, और फिर वही वो जगह ले लेगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए ने बी को रिमूव कर दिया और वो जगह किसने ले ली, ए ने, और वहाँ से बी को क्या कर दिया, उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ जैसे कि BC मैंने कंपाउंड के बारे में बोला है, तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूँ, जैसे कि CuSO4, क्या, CuSO4, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो Cu है वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, एक बी के फॉर्म में। ये CuSO4 एक कंपाउंड हो गया जिसे क्या बोला जाता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो Cu जो है वो एक पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है, ठीक है, और SO4 है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन यानी कि कंपाउंड में बी की तरह रिएक्ट कर रहा है, और नेगेटिव आयन यानी कि सी की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक Cu के कंपेयर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, और जब वो रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन, तो वहाँ पर क्या होगा, ये Cu को वो डिस्प्लेस कर सकता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें जिंक के कुछ टुकड़े या फिर पीसीस उसके अंदर डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शन अब क्या होगा कि ये जो जिंक है वो कॉपर के कंपेयर क्या है, मोर रिएक्टिव है, जिसकी वजह से वो कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो अब जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला बनेगा, तो अब जो नया सॉल्यूशन बन रहा है वो कौन सा हो जाएगा, ZnSO4। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ऑफ Zn जो है वो मोर रिएक्टिव है देन दी Cu, और Cu क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस होकर एक अलग हो जाएगा, यानी कि एक फ्री वहाँ पर कॉपर पाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो रिएक्शन होगी उसे क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये जो मोर रिएक्टिव वाले जो मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ, तो उनकी भी एक पर्टिकुलर सीरीज है, ठीक है, यानी कि रिएक्टिव सीरीज, ओके। और वो रिएक्टिव सीरीज हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट के बारे में बात करूँ, यानी कि हम चैप्टर 1 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो वो कुछ आपको इतने याद रखने हैं कि जैसे कि Zn जो है वो अभी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आएगा Fe यानी कि आयन, ओके, और उसके बाद Pb मीन्स जो लेड बोलते हैं, ओके, एंड उससे लेस रिएक्टिव आएगा कॉपर,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Zn जो है वो ये Fe, Pb और Cu के जो भी कंपाउंड होंगे उसमें से उन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। इसके साथ साथ आप Fe को देखोगे तो Fe है वो Pb और Cu वाले जो कंपाउंड होंगे उन दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, ओके। और Pb है वो सिर्फ और सिर्फ Cu को डिस्प्लेस कर सकेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये जो Cu है वो ये तीनों में से किसी को भी डिस्प्लेस करने में कैपेबल नहीं है। मान लो कि इस तरह से आ जाता कि Cu प्लस ZnSO4, आपने मान लो कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर कॉपर के कुछ पीसीस डाले, ठीक है। तो क्या यहाँ पर रिएक्शन होगी? तो वहाँ पर कोई भी टाइप की रिएक्शन फॉर्म होगी नहीं। जो भी सॉल्यूशन है उसका ना तो कलर चेंज होगा, ना तो ये Cu का जो Cu के पीसीस है, ठीक है, उनका भी वहाँ पर कलर चेंज देखने को मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये Cu जो एलिमेंट है यानी कि ये जो मेटल है वो जिंक वाले के कंपेयर क्या है, लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको ये 4 जो एलिमेंट है उनकी रिएक्टिव सीरीज याद रखनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन है? Zn है, ठीक है। Zn मोर रिएक्टिव टू दी Fe, Pb एंड Cu, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमें जो एक्सपेरिमेंट दिखाया है उसमें एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और उसके अंदर आयरन नील के साथ रिएक्शन करवाना है। इट मीन्स कॉपर सल्फेट और आयरन उनके बीच में केमिकल रिएक्शन करवानी है और क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है वो इसमें देखना है, ठीक है। तो आप इसकी जो एक्सपेरिमेंट की फिगर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली गई है, ओके। वैसे तो 2 टेस्ट ट्यूब ली जाएगी और दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ 3 नेल ली जाएगी, आयरन नेल, ठीक है। उसमें से 2 आयरन नेल को क्या किया जाएगा, जो 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिए उसमें से एक को A लेबल किया जाएगा, दूसरे वाले को B लेबल किया जाएगा, ठीक है, यानी मार्किंग किया जाता है, ओके। और उसमें से जो B वाला टेस्ट ट्यूब है, कोई भी मान लो कि आप A में डालोगे तो भी चलेगा, B वाली टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो कोई एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया जा रहा है, 2 आयरन नेल को इस तरह से बांध के उसके अंदर इमर्ज किया जा रहा है और कुछ थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर उनके बीच में रिएक्शन करवाई जा रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है वो अब देखते हैं। तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 3 आयरन नेल्स, क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है, क्यों उसको सैंड पेपर के साथ रब किया जाता है? मान लो कि वो आयरन नेल के ऊपर रस्ट लगा होगा तो वो रस्ट को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि रस्ट एक आयरन नहीं बट कुछ नया कंपाउंड हो जाएगा। रस्ट के लिए भी एक केमिकल फॉर्मूला अलग है, ठीक है। तो इसकी वजह से उस रस्ट को, नेल के ऊपर का जो रस्ट होगा उससे निकालना ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है, वो आयरन नेल को सैंड पेपर से रब किया जा रहा है, ठीक है, ताकि हमें एक आयरन के फॉर्म में ही वहाँ पर आयरन ही वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर सके। उसके बाद हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और दोनों को मार्क कर देना है A एंड B के फॉर्म में, ठीक है। फिर बाद में 10 मिली क्या करना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वहाँ पर लेना है, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में। और उसके बाद 2 आयरन नेल विथ अ थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट। यानी कि अब उनमें से एक जो बी टेस्ट ट्यूब है उसमें आयरन नेल के दो आयरन नेल थ्रेड के साथ बांध के क्या किया जाएगा, उसमें इमर्ज किए जाएंगे, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 20 मिनट के लिए, ठीक है। और 1 आयरन नेल असाइड फ्रॉम कंपैरिजन, एक जो 3 टोटल हमने 3 ली थी तो उसमें से एक आयरन नेल को क्या करना है, एक साइड ही रख देना है। क्यों? क्योंकि जब ये आयरन नेल ये
कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करती है तो फिर मेन जो नेल है उसके साथ हमें कंपैरिजन करनी पड़ेगी, तो वो किस तरह का चेंजिंग हुआ है वो फिर वहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो बाकी की जो आयरन नेल बची है उसे अब साइड में रख देनी है। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट ऑफ द आयरन नेल फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और उसके बाद आयरन नेल को क्या करना है 20 मिनट के बाद निकाल देना है दोनों के दोनों। ठीक है, तो नाउ दी शोइंग अ फॉलोइंग फिगर कंपैरिजन इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो वहाँ पर हमें कॉपर सल्फेट का जो कलर है उसकी इंटेंसिटी ऑब्जर्व करनी है, किसके कंपेयर, जो हमने ए टेस्ट ट्यूब में भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, बी टेस्ट ट्यूब में भी कॉपर सल्फेट, बट बी में क्या किया था आयरन नेल भी रखी थी। तो आफ्टर 20 मिनट के बाद आफ्टर 20 मिनट वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका किसके साथ कंपैरिजन करना है, टेस्ट ट्यूब बी के साथ। ठीक है, ऑल्सो कंपेयर कलर ऑफ आयरन नेल क्लिपेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद दी वन केप्ट असाइड, उसके साथ साथ आयरन नेल का भी हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं कि जो हमने एक साइड में रखी हुई आयरन नेल थी वो ये टाइप की ये है। ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से निकाली हुई जो आयरन नेल वो हमें कुछ इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में देखने को, यानी कि डिफरेंट कलर में हमें देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों हुआ है वो भी हम बाद में ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। इसके साथ साथ आप कॉपर सल्फेट, ये जो टेस्ट ट्यूब है फर्स्ट वो ए मार्क वाली है, और जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है वो क्या है, बी मार्क वाली। ठीक है, जिसमें हमने आयरन नेल को इमर्ज किया था। ठीक है, तो आप ए टेस्ट ट्यूब वाले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर देख सकते हैं, कैसा देखने को मिल रहा है, एक हाई यानी कि कुछ कलर हमें डार्क फॉर्म में देखने को मिल रहा है, और जो बी टेस्ट ट्यूब का कलर है वो कैसा हो गया है, थोड़ा लाइट हो गया है। ठीक है, कब, आफ्टर रिएक्शन के बाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर, जो नेल के साथ जो रिएक्शन है उसके बाद वाला जो टेस्ट ट्यूब का जो कलर मिलता है वो है ये। ठीक है, तो अब क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा और उसके पीछे का रीज़न क्या है तो वो देखते हैं अब। It can be seen, observe of given experiment that color of iron nail kept in test tube become brown। तो यहाँ पर ये जो आयरन नेल का कलर था टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ जो नेल था वह, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। क्यों ब्राउन हुआ, बिकॉज ऑफ वो जो CU कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो CU था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, इट मीन्स डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस होकर कहाँ पर चला जाता है, तो ये आयरन नेल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, यानी कि आयरन नेल के ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का था वो क्या हो गया, फेड्स हो गया। फेड्स इट मीन्स अब वो उसकी इंटेंसिटी थी वो लो हो गई। ठीक है, लाइट होने लगा। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न है क्या, ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, आयरन नेल का कलर ब्राउन हो गया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो धीरे धीरे लाइट होने लगता है, फेड्स होने लगता है। ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट Fe एटम्स डिस्प्लेस Cu। Fe क्या कर सकता है, Cu को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि Fe मोर रिएक्टिव देन दी Cu। ठीक है, तो Cu फ्रॉम सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। ठीक है, एंड Cu रिमूव फ्रॉम सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट गेट डिपोजिट ऑन आयरन नेल। तो जो कॉपर सल्फेट में से Cu जो रिमूव हुआ है वो कहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, तो आयरन नेल के ऊपर, जिसकी वजह से आयरन नेल का जो कलर है वो कैसा बन जाएगा, ब्राउन। और जो कॉपर सल्फेट में से जो Cu के पार्टिकल्स, ठीक है, Cu के एटम जो दूर होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे, इसकी वजह से उसका ब्लू कलर लाइट होने लगता है, फेड्स होने लगता है। ठीक है, अब यही रिएक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी, तो Fe रिएक्ट टू दिस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4 गिव्स, Cu को डिस्प्लेस किया, रिमूव किया उसकी जगह पर से, और कौन बैठ गया, Fe जो मोर रिएक्टिव था, तो क्या बन गया, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, और Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस और रिमूव कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये एक टाइप की कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आपको डिफाइन लिखनी हो तो इस तरह से लिख सकते हैं कि शॉर्ट में बोलो तो जैसे कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर इट्स कंपाउंड, क्या आएगा, या फिर केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, जो पॉजिटिव है आयन है वो कैसा होना चाहिए, बाहर वाले एलिमेंट से लेस रिएक्टिव होना चाहिए, तब जाके ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। द अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर फॉलो जिंक। अब देखो जिंक प्लस CuSO4, तो यहाँ पर हमने देखा था क्या कि जिंक जो है वो Cu के कंपेयर कैसा है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये ZnCu को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा ZnSO4, और रिमूव क्या होगा, Cu रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन से क्या बन जाता है प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट एंड कॉपर फ्री हो जाएगा भाप से। और इसके साथ साथ अब सेकेंड भी एक डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन दिया है Pb प्लस CuCl2, यानी कि कॉपर क्लोराइड, इसे क्या बोला जाएगा, कॉपर क्लोराइड, जो आप नीचे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या बनेगा रिएक्शन होने के बाद PbCl2 प्लस Cu, ठीक है, यानी कि लेड क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो ये तो इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात थी, और जनरली आपको ये एक अल्फ़ाबेटिक केमिकल इक्वेशन भी आप याद रख सकते हैं, और उसके थ्रू इसके साथ साथ जो अभी फ़िलहाल आपको ये 4 जो एलिमेंट है, ओके, उनके रिएक्टिव सीरीज़ आप याद रख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा। तो चलो अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी हमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है, तो इसके पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला समझ लेते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, 2 रिएक्टेंट हो गए, कुछ इस तरह की इसकी जनरल फॉर्मूला बनेगी। मान लो कि इस तरह से AB और CD कंपाउंड वाले 2 रिएक्टेंट है, उनके बीच में जब रिएक्शन होगी तब क्या होगा, इनके जो आयन्स है वो क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे, जैसे कि ये AB का पॉजिटिव आयन है वो CD वाले नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट कर देगा, यानी कि वो बना देगा AD, क्या बना देगा AD, एंड देन जो CD वाले का जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, CD एक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें C क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन, तो वो पॉजिटिव आयन अब किसके साथ रिएक्ट कर देगा, तो फर्स्ट वाले रिएक्टेंट के नेगेटिव आयन के साथ, यानी कि वहाँ पर बन जाएगा Cb, ठीक है। तो इस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो ये कौन से टाइप की हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक सिंगल कंपाउंड था और उसमें भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता था, डिस्प्लेस करता था, और यहाँ पर दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों कंपाउंड के बीच में क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंजिंग होने की वजह से इसे क्या बोला जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। जैसे कि इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूँ, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी रिएक्शन करवाते हैं हम H2SO4, किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। तो क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि इसके आयन क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज, जो Na है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सेकंड रिएक्टेंट के नेगेटिव आयन के साथ, यानी कि वो बना देगा Na2SO4, क्या बना देगा Na2SO4, ठीक है। और क्या रिलीज होगा, इसके साथ साथ दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरी जो प्रोडक्ट बनेगी वो पानी बनेगा,
ओके, क्योंकि यहाँ पर से H2S प्लस और यहाँ OH माइनस वो दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे, पानी का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वहाँ पर भी आयन एक्सचेंज हुए, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके साथ साथ ये इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर NaOH है वो बेस है, H2SO4 है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, तो जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस टाइम क्या बनता है, प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इस Na2SO4 को क्या बोलेंगे हम, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या बोला है, यहाँ पर हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और उसमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाने का एक ये रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि ये बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, तो वो एक टाइप के प्रोडक्ट हो जाएंगे। और रिएक्टेंट कौन से हैं यहाँ पर, यानी कि हमें रिएक्टेंट कौन से लेने हैं, तो उसके लिए दो टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर दो सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। कौन से, तो एक सोडियम सल्फेट यानी कि अभी मैंने इसका फॉर्मूला किया Na2SO4, ठीक है, और दूसरा है बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन लेंगे और इन दोनों को क्या करना है, एक कोई पर्टिकुलर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल take about 3 ml sodium sulfate solution in test tube and another test tube take about 3 ml barium chloride solution। ठीक है, और इन दोनों को क्या करना है, both solution are mixed in this experiment। अब ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा, तो in this experiment when both solution sodium sulfate and barium chloride are mixed then white substance which insoluble in water is formed। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप इस तरह से छोटे छोटे डॉट के फॉर्म में इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कौन सा नया बना, या फिर ऐसे जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनते हैं उसे क्या बोला जाता है, जब कोई रिएक्शन हो और उस तरह के इनसॉल्यूबल सब्सटेंस उस सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस हो तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेट। क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेट। जो सॉल्यूशन के अंदर इनडिजॉल्व हो गए या फिर इनसॉल्यूबल हो गए तो वो क्या होगा, उन सॉल्यूशन के अंदर घूमते रहेंगे या फिर वहाँ पर क्या होगा, वो थोड़े टाइम के बाद सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड, ऐसी रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो द प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट इज शोन रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन की, तो ये दोनों के आयन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए और क्या बन गया, BaSO4 जो सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, इट मीन्स इसके प्रेसिपिटेट मिलेंगे और वो भी कौन से कलर में, वाइट कलर में। और उसके साथ साथ जो सॉल्यूशन अब बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन अब दोनों के मिक्सचर के बाद जो सॉल्यूशन बता, जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। और जो हमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस वहाँ पे वाइट कलर के देखने को मिलते हैं वो किसके हो गए, बेरियम सल्फेट के। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में कौन से प्रोडक्ट के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, तो क्या आएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो द वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट फॉर्म द रिएक्शन ऑफ BaSO4 एंड Ba2+। ठीक है, एंड अनदर प्रोडक्ट क्या होगी, सोडियम क्लोराइड, ओके, जो सॉल्यूशन में डिजोल्व होगी। ठीक है, तो therefore such reaction in which exchange of ion between reactant take place are called double displacement reaction। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफाइन क्या होगी, जो रिएक्शन में रिएक्टेंट के बीच में क्या हो रहा है, आयरन की एक्सचेंजिंग हो रही है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन रिएक्टेंट।
ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो सकते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो आज हमने दो टाइप की रिएक्शन देखी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू।